हमारे देश के युवा और खासकर हमारे जैन जी मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ड्रोन उड़ते थे, कुछ पल संतुलन में रहते थे, फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां जो ड्रोन उड़ रहे थे उनमें जीपीएस का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। मंगल ग्रह पर जीपीएस संभव नहीं, इसलिए ड्रोन को कोई बाहरी संकेत या गाइडेंस नहीं मिल सकता। ड्रोन को अपने कैमरे और इन बिल्ड सॉफ्टवेयर के सहारे उड़ना था। उस छोटे से ड्रोन को जमीन के पैटर्न पहचानने थे, ऊंचाई मापनी थी, बाधाएं समझनी थी और खुद ही सुरक्षित उतरने का रास्ता ढूंढना था। इसलिए ड्रोन भी एक के बाद एक गिरे जा रहे थे। साथियों, इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने कुछ हद तक सफलता पाई। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार के प्रयास के बाद इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थिति में कुछ देर उड़ने में कामयाब रहा। साथियों, ये वीडियो देखते हुए मेरे मन में एक और दृश्य उभर आया। वो दिन जब चंद्रयान 2 संपर्क से बाहर हो गया था। उस दिन पूरा देश और खासकर वैज्ञानिक कुछ पल के लिए निराश हुए थे। लेकिन साथियों, असफलता ने उन्हें रोका नहीं। उसी दिन उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता की कहानी लिखनी शुरू कर दी। यही कारण है कि जब चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की तो वो सिर्फ एक मिशन की सफलता नहीं थी, वो तो असफलता से निकलकर बनाए गए विश्वास की सफलता थी। इस वीडियो में जो युवा दिख रहे हैं, उनकी आंखों में मुझे वही चमक दिखाई दी। हर बार जब मैं हमारे युवाओं की लगन और वैज्ञानिकों के समर्पण को देखता हूं, तो मन उत्साह से भर जाता है। युवाओं की यही लगन विकसित भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी शहद की मिठास से जरूर परिचित होंगे, लेकिन अक्सर हमें ये नहीं पता चलता इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, कितनी परंपराएं हैं और प्रकृति के साथ कितना सुंदर तालमेल है। साथियों, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी सुलाई के फूलों से यहाँ की मधुमक्खियां बेहद अनोखा शहद बनाती हैं। ये सफेद रंग का शहद होता है जिसे रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। कुछ वर्षों पहले ही रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग मिला है। इसके बाद इस शहद की पहचान पूरे देश में बन रही है। साथियों, दक्षिण कन्नड़ा जिले के पुत्तूर में वहां की वनस्पतियां शहद उत्पादन के लिए उत्कृष्ट मानी जाती हैं। यहाँ ग्रामजन्य नाम की किसान संस्था इस प्राकृतिक उपहार को नई दिशा दे रही है। ग्रामजन्य ने यहाँ एक आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। लैब, बॉटलिंग, स्टोरेज और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई। अब यही शहद ब्रांडेड उत्पाद बनकर गांवों से शहरों तक पहुंच रहा है। इस प्रयास का लाभ 2,500 से अधिक किसानों को मिला है। साथियों, कर्नाटका के ही तुमकुर जिले में शिवगंगा कालिंजिया नाम की संस्था का प्रयास भी बहुत सराहनीय है। इनके द्वारा यहाँ हर सदस्य को शुरुआत में 2 बी बॉक्सेस दिए जाते हैं। ऐसा करके इस संस्था ने अनेकों किसानों को अपने अभियान से जोड़ दिया है। अब इस संस्था से जुड़े किसान मिलकर शहद निकालते हैं, बेहतरीन पैकेजिंग करते हैं और स्थानीय बाजार तक पहुंचाते हैं। इससे उन्हें लाखों की कमाई भी हो रही है। ऐसा ही एक उदाहरण नागालैंड के क्लिफ हनी हंटिंग का है। नागालैंड के चोकलांगन गांव में खियामनी यांगन जनजाति सदियों से शहद निकालने का काम करती आई है। यहाँ मधुमक्खियों पेड़ों पर नहीं बल्कि ऊंची चट्टानों पर अपने घर बनाती हैं। इसलिए शहद निकालने का काम भी बहुत जोखिम भरा होता है।
इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों से पहले सौम्यता से बात करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं, उन्हें बताते हैं कि आज वे शहद लेने आए हैं। इसके बाद शहद निकालते हैं। साथियों, आज भारत हनी प्रोडक्शन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। 11 साल पहले देश में हनी का उत्पादन 74,000 मैट्रिक टन था। अब ये बढ़कर 1.5 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा हो गया है। बीते कुछ वर्षों में शहद का एक्सपोर्ट भी 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। हनी मिशन कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग ने भी 2.25 लाख से ज्यादा बी बॉक्सेस लोगों में बांटे हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। यानी देश के अलग अलग कोनों में शहद की मिठास भी बढ़ रही है और ये मिठास किसानों की आय भी बढ़ा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन युद्ध के इस अनुभव को अब आप वहां महाभारत अनुभव केंद्र में भी साक्षात महसूस कर सकते हैं। इस अनुभव केंद्र में महाभारत की गाथा को 3D लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल टेक्निक से दिखाया जा रहा है। 25 नवंबर को जब मैं कुरुक्षेत्र गया था तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था। साथियों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही। इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब में पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर गीता की प्रस्तुति की गई है। यूरोप के लातविया में भी एक यादगार गीता महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और अल्जीरिया के कलाकारों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। साथियों, भारत की महान संस्कृति में शांति और करुणा का भाव सर्वोपरि रहा है। आप दूसरे विश्व युद्ध की कल्पना कीजिए, जब चारों ओर विनाश का भयावह माहौल बना हुआ था। ऐसे मुश्किल समय में गुजरात के नवानगर के जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने जो महान कार्य किया वो आज भी हमें प्रेरणा देता है। उस समय जाम साहब किसी सामरिक गठबंधन या युद्ध की रणनीति को लेकर नहीं सोच रहे थे, बल्कि उनकी चिंता ये थी कि कैसे विश्व युद्ध के बीच पोलिश यहूदी बच्चों की रक्षा होगी। उन्होंने गुजरात में तब हजारों बच्चों को शरण देकर उन्हें नया जीवन दिया, जो आज भी एक मिसाल है। कुछ दिन पहले दक्षिणी इजराइल के मोशाव नेवातिम में जाम साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह बहुत ही विशेष सम्मान था। पिछले वर्ष पोलैंड के वार्सो में मुझे जाम साहब के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला था। मेरे लिए वो क्षण अविस्मरणीय रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिनों पहले मैं नेचुरल फार्मिंग के एक विशाल सम्मेलन में हिस्सा लेने कोयम्बटूर गया था। दक्षिण भारत में नेचुरल फार्मिंग को लेकर हो रहे प्रयासों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। कितने ही युवा हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल अब नेचुरल फार्मिंग फील्ड को अपना रहे हैं। मैंने वहां किसानों से बात की, उनसे अनुभव जाने। नेचुरल फार्मिंग भारत की प्राचीन परंपराओं का हिस्सा रही है और हम सभी का कर्तव्य है कि धरती मां की रक्षा के लिए इसे निरंतर बढ़ावा दें। साथियों, विश्व की सबसे पुरानी भाषा और विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर, इन दोनों का संगम हमेशा अद्भुत होता है। मैं बात कर रहा हूं काशी तमिल संगमम की। 2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर चौथा काशी तमिल संगमम शुरू हो रहा है। इस बार के काशी तमिल संगमम की थीम
बहुत ही रोचक है। लर्न तमिल, तमिल कर कलम, काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है। काशी के लोगों से जब भी बात होती है तो वो हमेशा बताते हैं कि काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ उन्हें कुछ नया सीखने और नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। इस बार भी काशीवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ तमिलनाडु से आने वाले अपने भाई बहनों का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप काशी तमिल संगमम का हिस्सा जरूर बने। इसके साथ ही ऐसे और भी मंचों के बारे में सोचें जिनसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हो। यहाँ मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, तमिल कलाचारम उयर्वानद, तमिल मोली उयर्वानद, तमिल इंडियाविन पेरुमिदम। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भारत के सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलती है तो हर भारतीय को गर्व होता है।